कैसा है? तुम्हारे आखिरी व्हाट्सएप के बाद मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसा। क्या ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे था? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहा है, और इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या है। तो क्या शर्मिंदगी? वैसे ये सारे सबूत उस जगह से अरसा पहले मिटाने की कोशिश की गई थी। फिर ये सब, और ये सब लोग कामयाब भी हो गए थे उसमें। हम सब अपने हाल से अपना मुस्तकबिल लिखते, तो मुस्तकबिल में उसकी कीमत देनी पड़ती है। यानी अभी और भी कुछ है जो मुझे सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ा। हमारे मुआशरे में किसी भी मासूम औरत को बदनाम करना आसान। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लोग औरत का सहारा लेंगे और ये तुम पर और भी पत्थर फेंकेंगे। मैं अपने ऊपर बड़ी से बड़ी गाली बर्दाश्त कर सकता हूँ। खुद को काबू में रखना, पिया जी की खातिर। यही तो वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आके कोई ऐसी हरकत करो जिसका वो फायदा उठाए। लेकिन पिया जी पे जरा सी तोहमत नहीं बर्दाश्त कर सकता। अपना आप खो बैठता हूं मैं। पिया इन्हें तो हाथ बांधे हैं मेरे। अब तुम अकेले नहीं हो, पिया तुम्हारे साथ है। यार लंबा एक जंग है, ये दुनिया है प्यारे सावल, और हर जंग का अपना पैंतरा है। साबित कर सकें कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, बस दुआ करो कि हमारे हाथ वो सबूत लग जाए, वरना हम ये केस हार जाएंगे। वो तो 20 साल पहले सब निपटा चुका होगा। तो सेठ दाऊद ने अपने माजी के जवारी मूसा की कुछ शनाख्त छोड़ी होगी। मैं चाह रहा हूं कि मैं खुद जाके उसके शहर से कुछ सबूत हासिल करके आऊं। मूसा ने वहां के पुलिस वालों के साथ मिलकर अपने सारे जराइम खत्म करवा लिए होंगे, लेकिन वहां के पुलिस स्टेशन बिल्कुल खामोश हैं। और अब मूसा इतना ताकतवर बन चुका है, उसके खिलाफ गवाही देने के लिए या इस शहर में नहीं आएगा। अब देखो आगे क्या होता है। माँ सिर्फ यही खत्म नहीं होते सावल प्यारे, अब हमें 2 महाजों पे लड़ना पड़ेगा। कहो तो मैं जाता हूं ना सकर, कोई पुराना शनासा निकाल लाऊंगा सेठ का। पहला मार्ग तो ये है कि हमें ये साबित करना होगा कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, और दूसरा वाकया ये है कि क्या असलम के साथ मूसा जवारी ने जुआ खेल के चालबाजी से उसकी बेटी को जीता। इस केस में शायद असलम को भी सजा हो जाए, चूंकि उसने भी बाजी खेली है। मूसा जवारी भी उस रात वहां था, मगर हमारे लिए साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि अगर मूसा पर उस रात का इल्जाम साबित करना इतना आसान काम नहीं। पहले मास में शायद हम जीत जाए, मगर जो हमला हुआ था उस दिन, उन दोनों ने गवाही दी है कि हम वहां डाका डालने गए थे, पिया को मारने नहीं। मेरा बेटा कौन सी गहरी सोच में था यूं अचानक पता ही नहीं चला। कि ये भी नहीं पता चला कि माँ आ गई कमरे में। यही रोज के चक्कर।
कुछ नहीं माम, बस पिया, बाबा और अदालत। हमारे बाबा तो बहुत परेशान हैं। मैं भी काफी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। किस बात पे? इस लड़की के चक्कर में तुम अपने बाबा के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? कोर्ट में पिया का इल्जाम सच्चा साबित ना हो जाए, ये सोच रहा हूँ एक अकेली लड़की ये सब कैसे हो सकता है? ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी है। एक पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो, इसलिए हम चाहते थे तुम यहाँ से बहुत दूर हो जाओ। नहीं माम, मैं बस सोच भी नहीं सकती थी की वजह से तुम हमसे दूर हो गए। अपने बाबा पे शक करोगे? माँ, काश ये सब शक होता। पूंजी असलम के सामने कटहरे में खड़े होने का बोल रहे हैं। होश में तो है वकील साहब, आप मुझे अदालत में पेश होने का कह रहे हैं और दुनिया के सामने मेरा मजाक बन जाए ताकि उसका वकील इज्जत की धज्जियां उड़ा दे सवाल पूछ पूछ कर। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था। आप समझने की कोशिश करें सेठ साहब, अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया। अगर क्यों? पूरी दुनिया जानती है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा एक एक लम्हा कीमती। फिर ये वकील किस मर्ज की दवा है? मेरा एक मिनट लाखों रुपए का है। देखिए सेठ साहब, हमें अदालत को यकीन दिलवाना है कि आप एक मौजिज शहरी हैं और अदालत का एहतराम करते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पे आएंगे अदालत पे और पेश हो जाएंगे, एक कबाड़िया ने गलत केस फाइल किया है, तो अदालत पे हमारे केस का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अभी इस केस की शुरुआत हुई है और फिर आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि हम इस केस में एक पॉजिटिव इमेज बनाएं अपनी। जस्ट ट्रस्ट मी। वकील हूं मैं आपका। सावर, वही तो भाई ने भेजे हैं। तो बाहर क्यों खड़े हो? वो पिया जी से कागज पे साइन करवाना था। आओ अंदर आके खुद साइन करवा लो, मैं पिया को बुलाती हूँ। आ जाओ अंदर, आ जाओ। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पिया, पिया सांवल आया है। देखो जरा ऐसे। लोगों की बातों से इतना डर गया है कि दरवाजे के बाहर से ही पेपर साइन करवाने को कह रहा था। अरे साबर, अच्छा सुनो, मैं चाय बना के लाती हूँ, चाय पिए बगैर नहीं जाना। तुम कब से लोगों से और उनकी बातों से डरने लगे? पिया जी, आपको तो पता है सावल को किसी की परवाह नहीं है। वो बस लेकिन जहां आपका नाम आता है तो अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया है पिया जी। दिल करता है कि नहीं मैं सबकी जुबान खींच दूं। नहीं नहीं, दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। साइन कहाँ करना है? यहाँ पर एक साइन सावल के दिल पर भी करके सावल को अपना बना दे पिया जी। अब बस। और साइन भी कर दूं कहीं? अब
तो भाई चाय पियो। आप लोग नहीं पिएंगे? हम दोनों ने अभी पी है, तुम पियो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ना महरम तू बण वंज बण मेंढे मन दा मुजरम मेंढा मैं या तू में कुवन बण वंज अपना बड़ा घेण या तू मेंढा सजन यार पिया एक बारी मिल जा लोग मोहब्बत तूने दिया रंग देज मेरा रंग देज मेरे रंग देज मेरे रंग देज मेरे अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना कि मेरा काम नहीं हुआ, अगर मैंने गोली मारी ना तो गोलियां गिन नहीं सकोगे तुम। तो मेरे गोली मारने से पहले तुम खुद को गोली मार लेना। बस क्या बोलूं मैं। दाऊद, इतना गुस्सा? खैरियत? जब से उस असलम जवारी की लड़की हमारी जिंदगी में आई है ना, सब कुछ खराब होता जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े वकील को इतने पैसे देने के बाद भी मुझे सुनना पड़ रहा है कि मुझे अदालत में पेश होना होगा। क्यों? खाकान साहब कहते हैं कि अदालत की कार्रवाई के लिए सब कुछ जरूरी है। आरती, मैं बाद में बात करती हूँ। इस वक्त अगर मैंने आली की कोई बात की तो दाऊद सीध परेशान हो जाएंगे। तुम कुछ कहने आई थी क्या मुझे? नहीं, मैं तो बस सही। तुम मुझे जितना भी मना करो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी आलियार अभी तक वापस नहीं गया। तुमने तो कहा था जा रहा है, वो चला गया है। इसी शहर में। अच्छा, बात हुई थी मेरी, कह रहा था किसी जरूरी काम से रुक गया। बस कर दो लुबना। पिया, क्या पता वो जरूरी काम तुम हो। अले यार, मेरा रास्ता उसी दिन अलहदा हो गया था जिस दिन उसने अपनी बाप की हमायत पे मेरे बाप पे इल्जाम लगाया था। मेरी बात तो सुनो ना। लेकिन अब्बा और सावल मेरा इंतजार कर रहे हैं। बस मेरे पास टाइम नहीं है इन फजूल बातों का। आ जाओ। अम्मा का ख्याल रखना। पिया, दोस्त से दुआ लेके नहीं जाओगे? दुआ कर लो।
कैसा है? तुम्हारे आखिरी व्हाट्सएप के बाद मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसा हूं। क्या ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे था? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहा है, और इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या है। तो क्या शर्मिंदगी? वैसे ये सारे सबूत उस जगह से अरसा पहले मिटाने की कोशिश की गई थी, फिर ये सब? और ये सब लोग कामयाब भी हो गए थे उसमें। हम सब अपने हाल से अपना मुस्तकबिल लिखते, तो मुस्तकबिल में उसकी कीमत देनी पड़ती है। यानी अभी और भी कुछ है जो मुझे सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ा। हमारे मुआशरे में किसी भी मासूम औरत को बदनाम करना आसान। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लोग औरत का सहारा लेंगे और ये तुम पर और भी पत्थर फेंकेंगे। मैं अपने ऊपर बड़ी से बड़ी गाली बर्दाश्त कर सकता हूँ। खुद को काबू में रखना। पिया जी की खातिर। यही तो वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आके कोई ऐसी हरकत करो जिसका वो फायदा उठाए। लेकिन पिया जी पे जरा सी तोहमत नहीं बर्दाश्त कर सकता। अपना आप खो बैठता हूं मैं। पिया इन्हें तो हाथ बांधे हैं मेरे। अब तुम अकेले नहीं हो, पिया तुम्हारे साथ है। यार लम्बा एक जंग है। ये दुनिया है प्यारे सावल, और हर जंग का अपना पैंतरा है। साबित कर सके कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है। बस दुआ करो कि हमारे हाथ वो सबूत लग जाए, वरना हम ये केस हार जाएंगे। वो तो 20 साल पहले सब निपटा चुका होगा। तो सेठ दाऊद ने अपने माजी के जवारी मूसा की कुछ शनाख्त छोड़ी होगी। मैं चाह रहा हूं कि मैं खुद जाके उसके शहर से कोई सबूत हासिल करके आऊं। मूसा ने वहां के पुलिस वालों के साथ मिलकर अपने सारे जराइम खत्म करवा लिए होंगे, लेकिन वहां के पुलिस स्टेशन बिल्कुल खामोश हैं। और अब मूसा इतना ताकतवर बन चुका है, उसके खिलाफ गवाही देने के लिए या इस शहर में नहीं आएगा। अब देखो आगे क्या होता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती सावल प्यारे, अब हमें 2 महाजों पे लड़ना पड़ेगा। कहो तो मैं जाता हूं ना सक्कर, कोई पुराना शनासा निकाल लाऊंगा सेठ का। पहला मार्ग तो ये है कि हमें ये साबित करना होगा कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, और दूसरा वाकया ये है कि क्या असलम के साथ मूसा जवारी ने जुआ खेल के चालबाजी से उसकी बेटी को जीता। इस केस में शायद असलम को भी सजा हो जाए, चूंकि उसने भी बाजी खेली है। मूसा जवारी भी उस रात वहां था, मगर हमारे लिए साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि अगर मूसा पर उस रात का इल्जाम साबित करना इतना आसान काम नहीं। पहले मास में शायद हम जीत जाए, मगर जो हमला हुआ था उस दिन, उन दोनों ने गवाही दी है कि हम वहां डाका डालने गए थे, पिया को मारने नहीं। मेरा बेटा कौन सी गहरी सोच में था यूं अचानक पता ही नहीं चला। कि ये भी नहीं पता चला कि माँ आ गई कमरे में। यही रोज के चक्कर। कुछ नहीं मां, बस पिया, बाबा और अदालत। हमारे बाबा तो बहुत परेशान हैं। मैं भी काफी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। किस बात पे? इस लड़की के चक्कर में तुम अपने बाबा के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? कोर्ट में पिया का इल्जाम सच्चा साबित ना हो जाए
ये सोच रहा हूँ एक अकेली लड़की ये सब कैसे हो सकता है? ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी है। एक पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो, इसलिए हम चाहते थे तुम यहाँ से बहुत दूर हो जाओ। नहीं माँ, मैं बस सोच भी नहीं सकती थी की वजह से तुम हमसे दूर हो गए हो। अपने बाबा पे शक करोगे? माँ, काश ये सब शक होता। पूंजी असलम के सामने कटहरे में खड़े होने का बोल रहे हैं। होश में तो है वकील साहब, आप मुझे अदालत में पेश होने का कह रहे हैं और दुनिया के सामने मेरा मजाक बन जाए ताकि उसका वकील इज्जत की धज्जियां उड़ा दे सवाल पूछ पूछ कर। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था। आप समझने की कोशिश करें सेठ साहब, अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया। अगर क्यों? पूरी दुनिया जानती है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा एक एक लम्हा कीमती। फिर ये वकील किस मर्ज की दवा है? मेरा एक मिनट लाखों रुपए का है। देखिए सेठ साहब, हमें अदालत को यकीन दिलवाना है कि आप एक मौजिज शहरी हैं और अदालत का एहतराम करते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पे आएंगे अदालत पे और पेश हो जाएंगे, एक कबाड़िया ने गलत केस फाइल किया है, तो अदालत पे हमारे केस का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अभी इस केस की शुरुआत हुई है और फिर आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि हम इस केस में एक पॉजिटिव इमेज बनाएं अपनी। जस्ट ट्रस्ट मी। वकील हूं मैं आपका। सावर, वही तो भाई ने भेजे हैं। तो बाहर क्यों खड़े हो? वो पिया जी से कागज पे साइन करवाना था। आओ अंदर आके खुद साइन करवा लो, मैं पिया को बुलाती हूँ। आ जाओ अंदर, आ जाओ। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पिया, पिया सांवल आया है। देखो जरा ऐसे। लोगों की बातों से इतना डर गया है कि दरवाजे के बाहर से ही पेपर साइन करवाने को कह रहा था। अरे साबर, अच्छा सुनो, मैं चाय बना के लाती हूँ, चाय पिए बगैर नहीं जाना। तुम कब से लोगों से और उनकी बातों से डरने लगे? पिया जी, आपको तो पता है सावल को किसी की परवाह नहीं है। वो बस लेकिन जहाँ आपका नाम आता है तो अपने लिए तो सब। Assalamualaikum my dear friends, how are you? I hope you are all well. Welcome to my channel. In this video मेरा आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको सब इंफॉर्मेशन बताऊंगा। कुछ ब्लड टेस्ट या मतलब कहने के डेली रूटीन जो हम अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर यहाँ परफॉर्म करते हैं, मैं आपको बेसिकली सब इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ टेस्ट की बस इस शॉर्ट्स वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन लाजमी दबाना, ताकि आने वाला हर कंटेंट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो टॉपिक। बेसिकली सबसे पहले तो आपको मैं बता चलूँ कि खाली पेट टेस्ट कैसे होने चाहिए, कि जो अक्सर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपने इसको खाली पेट करवाना है। लेकिन आपने खाली पेट कैसे करवाने होते हैं, जिसके अंदर आपको 10 से 12 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। 10 से 12 घंटे आप कैसे करने हैं, आप रात 8-9 बजे खाना खाएं, सुबह आप 8-9 बजे सैंपल दें, इसमें आपके 12 घंटे पूरे होते हैं। अगर आप 10 भी कर लें इट्स ओके, ये चल जाता है, इतना फ़र्क। लेकिन होने चाहिए 10 से 12 घंटे सिर्फ। इससे ऊपर जाएंगे ओवर फास्टिंग होगी, नीचे रहेंगे तो फिर भी उसमें भी फास्टिंग में
असर करेगी कि उसमें कम फास्टिंग रिक्वायर्ड होगी। बाकी है कि फास्टिंग में जो मोस्ट टेस्ट आजकल हमारा होते हैं वो है एक चलो ये कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल जिसे कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अंदर ये 5 कुलिये होते हैं, ट्रिग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, दिल के रिलेटेड और साथ में खून का गाढ़ापन, दिल के ऊपर अगर चर्बी आती है, सारा कुछ मायना किया जाता है। लेकिन यही टेस्ट आपका खाली पेट होगा और इसकी रिजल्टिंग अच्छी आएगी सिर्फ खाली पेट जब आप करवाएंगे तो। एंड सेकंड शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ला इलाज करने के इलाज बहुत कम है लेकिन अंडर कंट्रोल रह सकती है। ऐसे कुछ परहेज है, ये भी आप खाली पेट करवाएंगे तो अच्छी रिजल्ट इसका मिलेगा। लेकिन मैं आपको इसकी परहेज पहले बता चलूँ कि बेसिकली शुगर की परहेज एक ही है, या वॉक अच्छी करें और चीनी, स्वीट्स, हर वो चीज़ को अपने से दूर कर लें जो आपको रिकावट बनेगा ये बीमारी को बढ़ाने में। इसका शुगर वाले पेशेंट को तो कहने के सम टाइम ऐसे ऐसे ज़ख्म आ जाते हैं, सम टाइम ऐसे ऐसे उनको जिसमें पे खराशात आ जाती हैं जो कहने के वक्त पर ट्रीटमेंट ना हो तो बढ़ती जाती हैं। यहाँ तक मामला पहुँच जाता है कि इनका जिस्म का वो वाला अज़ा काटना पड़ जाता है डॉक्टर्स को। बाकी यह है कि बेहतर यही है कि आप शुगर के लिए वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखें। सेकंड थिंग, वॉक इसकी मेडिसिन भी होती है, मेडिसिन आप जैसे जैसे इसकी अच्छी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। शुगर हो गई, उसके बाद आपको बताता हूँ हड्डियों के लिए टेस्ट विटामिन डी का। विटामिन डी कहने के ये एक ऐसी बीमारी है, विटामिन डी बोन्स के रिलेटेड के अब ये हर दूसरे बंदे को पाई जाती है और जो ओल्ड मैन हो जाते हैं, ओल्ड एज पर्सन्स, उसके अंदर तो ये आम है, मतलब विटामिन डी की कमी होना। बाकी है कि विटामिन डी की कमी आप पूरी कर सकते हैं बच्चों की, यंग पीपल्स की, अडल्ट्स की। अगर आप मेडिसिन नहीं, उसके कैप्सूल्स नहीं खाना चाहते तो सूरज की शुआएं बेहतरीन है। आप हार्ड वर्किंग करें, अपने बॉडी को यूज़ करें। जितना ज़्यादा आप वर्किंग में रहेंगे आपके विटामिन डी ग्रो करेंगे। और विटामिन डी कहने के खुराक वगैरह चीज़ खाने से तो आता ही है, लेकिन ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि आप सन की रोशनी जितनी ज़्यादा ले सकें, सूरज की रोशनी, तो आपकी विटामिन डी की कमी अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको यूरिक एसिड का इसमें बताता हूँ। यूरिक एसिड की बीमारी के रिलेटेड, यूरिक एसिड बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो मसल्स के अंदर पेन को जाहिर करती है। यानी कहने के समटाइम्स वो ऐसी पेन होती है कि जो आपकी अपर लेवल पे तो आपको नहीं हो रही होती, किसी मांस पे, हड्डी पे, मतलब ऊंची सतह पे, ये अंदर ही अंदर आपको डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन ये वर्क कैसे करती है? ये वर्क कैसे करती है कि ये आपके जिस्म का कोई एक हिस्से पे आपको असर करेगी, लेकिन वो हिस्सा अंदरूनी तौर पे आपको बस इफेक्ट करेगा, आउटसाइड से नहीं। आपका मसल्स बहुत ज़्यादा पेन करेंगे अंदरूनी सतह के। और उससे बचने के लिए ये है कि आप चिकनाहट वाली मसालादार चीज़ें छोड़ें। जितने ज़्यादा आप मसाले खाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी दर्दें बढ़ेंगी, और जितना ज़्यादा आप मसाले छोड़ देंगे आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगी, कम आ जाएंगी। बाकी ये है कि और आपको सम टेस्ट का बताता हूँ, ESR CBC बताता हूँ। कंप्लीट ब्लड काउंट है। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारे 15 तक पैरामीटर होते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट इसका नेम है, जिसके अंदर आता है ये वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड मैनी 10 पैरामीटर्स, जिसके अंदर क्या लें कि पैरामीटर्स के अंदर भी खून के जितने भी सेल होते हैं ना, क्या लें कि कंप्लीट ब्लड काउंट में होते हैं। इसका नाम से आपको जाहिर हो चुका होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कंप्लीट खून की इंफॉर्मेशन। बाकी है कि ये टेस्ट बहुत अहम है हर बंदे के लिए, क्योंकि इसके अंदर खून की कमी पहले तो वो शो करते हैं कि इस बंदे की खून में कितनी कमी है, इस बंदे की खून की कितनी ग्रो हो रही है, कितने मामला चल रहे हैं, सारा कुछ।
एंड सेकेंडली इसके अंदर सीवीसी के अंदर आपका वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स उस सूरत बस डाउन होते हैं पेशेंट के, जैसे कह लें किसी को डेंगू का इशू है, मलेरिया इशू है, बुखार के आलम में कह लें कि उनका प्लेटलेट डाउन हो जाएंगे ऑलवेज, और सम टाइम बढ़ जाएंगे लेकिन डाउन ज़्यादा होंगे बुखार के आलम में। और भी इंफॉर्मेशन देता हूँ ESR की। ESR एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अगर बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि ये बताएगा तो नहीं कि इन्फेक्शन कौन सा है, बेसिकली ये बस बताएगा कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कितने % अप में है। ये तो आप समझ चुके होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो ये इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन वो हो सकता है, जैसे अब बंदे का एक जख्म है वो नहीं रुक रहे, किसी को कोई बीमारी है, वो इन्फेक्शन नहीं होती है अंदरूनी तौर पे, तो वो इन्फेक्शन बस वैल्यू बताएगा कि इस वक्त आपका बॉडी इन्फेक्शन हाई है या लो है। बाकी और इसके अंदर बात करते हैं हम ये थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड हर बंदे के लिए अहम टेस्ट है। लेकिन ये है कि ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी पूरी बॉडी के साथ अटैच होता है। ये थायराइड ये गले के हार्मोन्स के रिलेटेड होता है, ये पूरी बॉडी के साथ आगे जुड़ा होता है, और ये कह लें कि हर 2 से 3 बंदे को कोई ना कोई इशू होता है। जैसे कह लें बॉडी के अंदर अगर कोई और भी ब्लड का भी इशू होगा ना, वो थायराइड का टेस्ट लाजमी करवाएंगे। और ये हार्मोन्स रिलेटेड होता है, ये लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लेडीज़ के जब वो हार्मोन्स टेस्ट करवाते हैं ना, हार्मोन्स में कह लें FSH, LH, प्रोलैक्टिन एंड TSH लाजमी इसमें उनका चेक होता है। TSH बोला कि पूरी बॉडी के साथ जुड़ा होता है। बाकी ये है कि थायराइड हो गया। थायराइड के अंदर आप 2 प्रोफाइल्स आती हैं, एक होती है सिंपल जिसको कहते हैं T3 T4 TSH, एक होती है फ्री T3 फ्री T4 TSH। ये 2 एग्जांपल्स हैं इन दोनों की। और आपको एक और मजे की बात बता चलूँ कि खाली पेट का प्रोटोकॉल है क्या, कि खाली पेट अगर आपने रहना तो खाली पेट में अगर आप क्या कोई चीज़ खा सकते हैं? नो। खाली पेट मतलब खाली पेट, इसमें आपने कोई मेडिसिन भी नहीं यूज़ करनी। इसके अंदर आपने कोई दूध, एक होता है ना दूध, उसके अंदर कह लें कि वो होते हैं, उसके मिनरल्स होते हैं और वो फैट्स पैदा करते हैं बॉडी में, तो वो भी नहीं यूज़ आप कर सकते। वो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं जब अगर आपको भूख लगे। वैसे सादा पानी आपने पीना है, बस सादा पानी, वो भी कम मकदार में, क्योंकि उसके अभी ज़खायर नहीं होते इतने। बाकी ये है कि ये इतने प्रोटोकॉल थे। और ये है कि हम सैंपल जो लेते हैं वेन्स के अंदर लेते हैं। वेन कौन सी होनी चाहिए? ये आम की, ये वाली वेन। इस वेन का प्रोटोकॉल ये है कि आपने जब इसके ऊपर बेल्ट को ही लगाना है, बेल्ट लगाने के बाद इसके अंदर वो 1 मिनट के अंदर आपने इंजेक्शन वेन के अंदर पुट करना होता है, ताकि आपकी वेन आगे से स्वेल ना हो ज़्यादा। नहीं तो अदरवाइज अगर आप टाइम अप करेंगे वेन के अंदर भी इंफेक्शन कोई ना कोई पैदा हो जाएगा। इन्फेक्शन तो नहीं कह लें, स्वेलिंग का ज़्यादातर खतरा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से ब्लड दबा होता है ना, और नीचे से आल बाद में ब्लड नहीं जा रहा होता, और जो वेन के अंदर होता है हमने वहाँ से निकालना होता है। तो अगर आप भी लेते हैं कोई चीज़, बांधने की कोशिश करें, अंडर 1 मिनट के अंदर आप उसको खोलें टोर्निकेट को। बाकी आपको शुगर का और प्रोटोकॉल बताया था। शुगर के सैंपल 2-3 किस्म के होते हैं। एक इसके अंदर होता है 3 मंथ की शुगर। अब 3 मंथ की शुगर का बेसिकली प्रोटोकॉल है कि वो आप खाली पेट भी दे सकते हैं, रैंडम भी जब मर्जी, क्योंकि उसमें प्रीवियस 3 माह का रिकॉर्ड आना होता है, पिछले 3 माह का। और उसके अंदर आता ये है कि पिछले 3 माह में शुगर की वैल्यू एक रेंज बन के वो शो करती है, कि मतलब ये नहीं कि जो अभी शुगर है वो नहीं आएगी या अभी कितनी चल रही है। इसके अंदर प्रीवियस 3 माह का कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके एक रेंज बनाते हैं, एक रेंज बना के वो इसके अंदर हमें शो कराते हैं। और साथ ही इनका शुगर का करंट लेवल होता है, जिसमें 2 किस्म के होते हैं। खाली पेट जो मैं आपको प्रोटोकॉल खाली पेट का समझा चुका हूँ, सेम इसका भी सेम प्रोटोकॉल है खाली पेट। और रैंडम इसका यूँ है कि हमने अभी खाना खाया, खाना खाने के 2 घंटे हमने रुकना है, 2 घंटे के बाद हमने सैंपल देना है।
ऐसे हमारा रैंडम भी बहुत इजीली हो जाता है और उसकी रिपोर्ट अच्छी आती है, क्योंकि अगर आप ज़ाहिर बात है खाना खाते सारी रैंडम का सैंपल देंगे वो आपकी शुगर लाजमी मीन हाई आएगी, लाजमी हाई आएगी। बाकी इसमें आप उसका प्रोटोकॉल भी देखें, ये आपको बताता हूँ प्रोटोकॉल। ये टेस्ट है, टेस्ट हेपेटाइटिस काले पीले यरकान का। काला पीला यरकान किन लोगों को होता है? बेसिकली ये एक जिगर की बीमारी है। जब जिस पर्सन के जिगर में थोड़ा बहुत इशू आए तो उनका हेपेटाइटिस सी का मसला लाजमी होता है। सी कहते हैं पीले यरकान को। पीले यरकान के अंदर ये आपको बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है, ये आपके जिगर को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करते हैं। क्या लें कि ये आपको शो तो नहीं होते आम लाइफ में, मतलब हम चल फिर रहे हैं कोई इफेक्ट, ये थोड़े थोड़े आप ओल्ड जब जाएंगे उस तब आपको ये बीमारी शो करेंगे, यार हमें तो ये बीमारी भी लग गई, या हमें ये बीमारी। फिर आप टेस्टों की तरफ आएंगे और टेस्ट करवाएंगे और आपको पता चलेगा, अल्लाह खैर करे, कि आपको क्या क्या इशू फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये है कि ये बेसिक कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपको रूटीन में एक बार बस चेक करवा लेना चाहिए एहतियातन, कि आपको कोई बीमारी तो नहीं लगी, बस एज एहतियातन, बस मतलब रूटीन में नहीं, ठीक है, एहतियातन एक दो दफ़ा बस करवा लें, इट्स ओके। फिर और भी बहुत से टेस्ट हैं कि मतलब करने के टेस्ट तो मुकते ही नहीं है 100-200 के ऊपर। और किडनी के रिलेटेड जो टेस्ट होता है वो RFT होता है, इसे रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर 4 टेस्ट पाए जाते हैं, EGFR, क्राटिनाइन, यूरिया और साथ में यही 3 आई थिंक पाए जाते हैं। और यही 3 बहुत अहम टेस्ट होते हैं किडनी के। ये किडनी की कैसा वर्क कर रही है उसकी बताते हैं, और साथ साथ ये बताते हैं कि किडनी के अंदर कोई बीमारी तो नहीं पर्सन की चल रही है। और सारी इंफॉर्मेशन मैंने किडनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उसके अंदर आएगी RFT में। साथ ही आपको पता चलूँ, ये एक और टेस्ट का नेम आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर नमकियात आते हैं खून के। नमकियात में आप कह लें बहुत से नमकियात हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये 3 बेसिक हैं। और जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, हाँ ये 3 मेन है, बाकी एक और होता है इसमें। तो ये खून के जो नमकियात होते हैं ना, वो सारे शो कराता है कि मतलब खून के सेल होते हैं, नमकियात होते हैं, जैसे कहते पॉजिटिव नेगेटिव सेल होते हैं ना, ये उसके नमकियात के सेल्स को शो कराता है और उनकी वैल्यू सारी शो कराता है पेशेंट को। फिर इसमें फॉस्फेट भी होता है, वो भी नमकियात के तौर पे होता है। इसमें बहुत से नमकियात के होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ही 3-4 आ जाते हैं। बाकी दोस्तों, तुम सबको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा है, जो मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ टेस्ट की इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ फास्टिंग, रैंडम, इन सारी चीज़ों की यानी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी है। अगर आपको देखें वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाला हर न्यू कंटेंट आप लोगों को मिल सके और आप आने वाले मेरे हर न्यू कंटेंट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और कुछ न्यू थिंकिंग सीख सकें मेरी आने वाली हर वीडियो से। सो आप सब मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यू टॉपिक्स में। अल्लाह हाफिज़। एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने जा रही है, सो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यू वीडियोज़ में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।